स्टूडेंट्स, हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो कैटेगरी आ रही है वो है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। इससे पहले हमने देखा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का, जिसमें हमने स्टडी किया कि अगर आप कोई ऐसा मटेरियल लेते हैं जिनके एटम्स खुद परमानेंट मैग्नेट्स हो, टाइनी मैग्नेट्स हो, यानी अगर हम ये एक एटम ले लें तो उसमें जो उनके स्पिन या ऑर्बिटल जो भी हो, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैंसिल नहीं होते, बल्कि एटम जो एक परमानेंट मैग्नेट होता है खुद यूं होता है। फिर नेक्स्ट एटम जो है उसी तरह परमानेंट मैग्नेट होता है। इसी तरह सारे एटम्स उसके परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स जिनको हम कहते हैं, लेकिन वो रैंडम ओरिएंटेड होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये सारे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आ जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। सो हमारे पास जो मटेरियल होता है इस किस्म का मटेरियल, उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यानी जिसमें एटम्स जो है वो खुद परमानेंट मैग्नेट्स हो, उनके अपने जो है डायपोल मोमेंट्स हो पहले ही से। तो ऐसे परमानेंट मैग्नेट्स हमारे पास होंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इसी तरह अगर हम एक ऐसा मटेरियल ले लें जिसमें जो एटम्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैंसिल हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक। यानी ये एक मटेरियल में ले रहा हूँ, सो इसका हर एक एटम जो होगा उसके, देखिए ये आप शेल्स कंसिडर कर ले, ये लास्ट शेल है फॉर एग्जांपल, ये मैं उसमें दो जो है वो स्टेट्स कंसिडर कर रहा हूँ। ये आप जस्ट शेल्स कंसिडर कर लें, बाकी जो न्यूक्लियस है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे यहाँ पर। ये आप कंसिडर कर लीजिए शेल, शेल। तो अब देखिए दो दो स्टेट्स हैं इस शेल में, फॉर एग्जांपल दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हम उसको यूं लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यू यू ऑर्बिटल मोशन है उसकी, और जो स्पिन है उसकी वो इन दिस डायरेक्शन, अप या डाउन आप ले सकते हैं, अप या डाउन ऑर्बिटल मोशन। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये वाला, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल उसकी जो ऑर्बिटल मोशन है वो यू है, यू। सो इनके जो स्पिन है वो अपोजिट है, ऑर्बिटल जो एंगुलर मोमेंटम जो इनके मैग्नेटिक इफेक्ट से वो कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे की वजह से, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए हमारे पास जो नेट इसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो जीरो होगा। यानी ये जो एटम होगा इस मटेरियल के अंदर, जो एटम है ये, इसका हमारे पास कोई परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा एज होल, चूंकि वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में आता है। फिर अगर हम देखें सो एक्चुअली जो डायमैग्नेटिक इफेक्ट है वो हम कब स्टडी कर सकते हैं, जब आप इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि वो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, एक्चुअली उसको अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये जो डायमैग्नेटिज्म है ये आप ऑल मटेरियल्स में जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बहुत वीक इफेक्ट है तो इसीलिए जहां पर पैरामैग्नेटिज्म हो या फेरोमैग्नेटिज्म हो तो वहां पर डायमैग्नेटिज्म जो है वो स्ट्रांगली अपेयर नहीं होता, वीक होता है। तो इसीलिए हम इसको हर जगह पर जो है वो ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं सारे मटेरियल्स में। सो अब अगर आप देखें डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, अगर आप जो लॉजिक है किस तरह प्रोड्यूस होते हैं डायमैग्नेटिज्म, सो हम कहते हैं कि ये एक शेल, आप अगेन एक शेल कंसिडर कर लें, अगेन दिस इज अ शेल, एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर ले, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है यू, ये उसकी ऑर्बिटल मूवमेंट है, ऑर्बिटल मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन। और जो इसकी हमारे पास स्पिन मूवमेंट है, स्पिन मूवमेंट वो आप यू कंसिडर कर ले, ये इसकी स्पिन मूवमेंट है अपने एक्सिस के इर्द इर्द गिर्द, और ये उसकी है ऑर्बिटल मूवमेंट। सब क्या होता है कि जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, आप कंसिडर कर लीजिए करंट लूप है, यानी वो ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेट, देखिए एक्सटर्नल मैग्नेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इस इलेक्ट्रॉन शेल के डायमेंशंस के मुताबिक है, जस्ट हम एक रफ सा डायग्राम ले रहे हैं। सो यहाँ से जो लाइंस निकलेंगे, अब देखिए ये लाइंस इससे पास हो रहे हैं, इस लूप से पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, अगर आप देखें हमने फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था कि आप अगर किसी लूप से मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास करते हैं, सो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस लूप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लूप है, जो कंडक्टर है, उसमें क्या करता है, करंट इंड्यूस करता है या ईएमएफ इंड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। सो जो करंट इंड्यूस हो जाता है उस लूप में, एक्चुअली वो ऐसे डायरेक्शन में होता है कि वो इस चेंज को अपोज करता है, यानी वो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इस
इंक्रीज को अपोज करेगा, यानी उसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ताकि ये जो इंक्रीजिंग फ्लक्स है इसको वो अगेन कम कर सके, रिड्यूस कर सके। तो इसीलिए वो इसको अपोज करेगा, और इस लॉ को हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं लेंज लॉ। यानी इस लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जो कि इस एक्सटर्नल चेंज को अपोज करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्यों रिपेल होते हैं? क्योंकि उनका जो अपना फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो इनके अंदर फील्ड इंड्यूस होता है, वो इस चेंज को अपोज करते, वो नहीं चाहते कि उसमें चेंज आ जाए, क्योंकि नेचर के लॉज हैं, नेचर के रूल्स हैं। कहीं पर भी आप देखें, आप एनालॉगस एग्जांपल्स ले सकते हैं, न्यूटन्स लॉज में आप देखें, कोई भी आप किसी भी जगह पर चेंज लाते हैं सो वो उस चेंज को अपोज करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इसको हम यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो एक्चुअली ये जो चेंज आता है, ये क्या होता है कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें, सो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, क्योंकि उनके जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो अपोजिट हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप करता है, और या फिर नेक्स्ट उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको स्लो डाउन करता है, क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, या वो उसको स्लो डाउन करता है। सो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, और इन्हीं दो इफेक्ट्स की वजह से फिर क्या हो जाता है, जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो आ जाता है, और उस इंड्यूस्ड फील्ड की वजह से एक अपोजिंग जो है उसमें इफेक्ट आ जाता है, जिसको हम डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब जो डायमैग्नेटिज्म है एक्चुअली, इससे को अगर हम कंपेयर कर ले पैरामैग्नेटिक मटेरियल से, पैरामैग्नेटिक मटेरियल से इसको अगर हम कंपेयर कर ले, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हमने देखा था कि एक्चुअली अगर हम कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ले, सो ये जो मटेरियल है ये हमेशा अट्रैक्ट होता है वहां पर हायर की तरफ। जो हायर और लोअर कंसंट्रेशन है जिनके दरमियान वो डिफरेंस है, तो उसकी वजह से ये अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐड रख ले यहाँ पर, डायमैग्नेटिक मटेरियल, सो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, वो रिपेल होता है, क्योंकि इसकी अभी हमने बात की कि इसकी जो इंटरनल इंड्यूस्ड फील्ड है वो अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसीलिए वो रिपेल होता है। अब अगर आप इन ही प्रॉपर्टीज को देखें, ये जो प्रॉपर्टीज हमारे पास आ रहे हैं, अगर आप इन प्रॉपर्टीज को देखें तो इसमें हम एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो रिपेल होते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे हम ऑब्जेक्ट्स को एयर में जो है वो उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक लेविटेशन, इस पर हमने पहले भी बात की थी। अगर यहाँ पर हम इसके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एग्जाम्पल कंसिडर कर ले, इसमें हम यूज करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ले सकते हैं, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे पास वास्ट वैरायटी में मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा है। तो एक हमारे पास जो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इसकी वो है फ्रॉग का, लिविंग फ्रॉग का। लिविंग फ्रॉग ये यानी जिंदा है। अब चूंकि फ्रॉग में हम जानते हैं कि इसमें जो अ लॉट ऑफ पार्ट है वो वाटर का है, फ्रॉग में वाटर का है, और हम जानते हैं वाटर जो है एक्चुअली वो डायमैग्नेटिक है, वाटर डायमैग्नेटिक है। तो अगर हम फ्रॉग को मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रख के सपोज उससे किसी डिस्टेंस पर, तो क्या होता है, अब उसका एक फिगर हम दिखाते हैं और हम देखते हैं कि फ्रॉग को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रख के, सो उनका इफेक्ट क्या होगा, उसको हम नेक्स्ट एक छोटी सी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसी को कंटिन्यू करके विद अ डायग्राम।